Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter The Beginnings of Indian Civilization. ठीक है, भारतीय सभ्यता की शुरुआत. It is the sixth chapter from the class 6 NCERT Social Science book. ओके बच्चों, तो ये जो भारतीय सभ्यता की शुरुआत है, कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं, तो वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए. या फिर अगर जो बच्चे क्लास 6 के भी नहीं है, जनरल पर्पस के नॉलेज से भी अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए. इसमें बहुत सारी जानकारी वाली बातें आपको जानने को मिलेंगी. ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. और अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे. ओके बच्चों, तो जैसे हर चैप्टर में कोई ना कोई कोटेशन के साथ चैप्टर स्टार्ट है, तो इसमें ही एक कोटेशन है कि द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हरप्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. ठीक है, भारत की बहुत ही पुरानी पौराणिक सभ्यताओं में से जो बहुत सारे नाम जो जाने गए हैं वो हरप्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? सभ्यता. ओके, वाज इंडीड रिमार्केबल इन मेनी वेज. इंडीड का मतलब है कि जाहिर सी बात है, ठीक है, हमेशा के लिए यादगार रहने वाली. रिमार्केबल यानी याद रहने वाली इन मेनी वेज. इट शोड हाउ a well balanced community lives in which the difference between the rich and the poor are not glaring. तो ये जो इंडस हड़प्पन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जिसका बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये सिविलाइजेशन इतने सालों पुराने हैं कि उस समय के लोग भी इतने व्यवस्थित तरीके से रहते थे जैसे शहरों में नगरों में रहते थे. तो ये अंतर बताया था कि गरीब और अमीर के बीच का भी. इन एसेंस द हड़प्पन सोसाइटी सिनेरियो वाज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन उसमें ये सुंदरता थी उस सभ्यता की कि वहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, कोई प्रताड़ित नहीं था, सब वहां पे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे. बट ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन. ठीक है, एक दूसरे के परस्पर सम्मेलन से सब अच्छे से जी रहे थे. इट हैज बीन परफेक्टली कोटेड बाय बी लाल अबाउट द हड़प्पन, इंडस एंड इंडस सरस्वती civilization. Alright, after reading this chapter, we will get to know the questions of answers of the question what is civilization, what was the earliest civilization of the Indian subcontinent, and what were the major achievements. तो आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं कि इट इज द रिमेन्स ऑफ एनी, क्या कहूँगा, सिविलाइजेशन के समय के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो उसका रिमेन्स ये है जहाँ पे लेडीज कुछ वर्क कर रही है. ओके, सो व्हाट इज सिविलाइजेशन? एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन. चैप्टर 4 के अंत में हमने देखा कि पहला ह्यूमन इंसानों का जो ग्रुप है वो सब सेटल हो रहे थे जैसे हंटर्स और गैदरर्स थे. ठीक है, तो हंटर्स और गैदरर्स रिवर्स के नजदीक किनारे आकर के सेटल होने लग गए थे. प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, वो लोग खेती का भी प्रैक्टिस करने लग गए थे. डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज, तकनीकों का भी आविष्कार किया था उन्होंने, सच एज कंस्ट्रक्शन, घर मकान बनाने लग गए थे. मेटलर्जी, लोहों का सामान इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ वो लोग बनाने लग गए थे. ट्रांसपोर्ट, यातायात, ट्रेड व्यू करने लग गए थे वो लोग. एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की ओर वो लोग बढ़ने लग गए थे. व्हाट देन इज सिविलाइजेशन? लेकिन जब उसी समय में लोग सब घर बनाने लग गए थे, मेटलर्जी, लोहे का सामान का भी इस्तेमाल करके वो लोग नई चीज बनाने लग गए थे. ओके, मेटलर्जी इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर. नेचर में से वो लोग मेटल भी निकालने लग गए थे. एंड प्यूरिफाइंग और कंबाइनिंग देम बाय द साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक मेथड से तो उसको साफ भी करने लग गए थे. तो दैट इज मेटलर्जी. और साफ करने लग गए थे तो उसके बाद ही वो लोग मेटल का सामान भी बनाने लग गए थे. जैसे लाइक उन्होंने कॉपर बनाया, कॉपर को निकाला, फिर उसमें उससे उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया. व्हाट इज देन इज सिविलाइजेशन? तो सभ्यता क्या हुई फिर? इन जनरल द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज. आम शब्दों में कहा जाएगा कि ह्यूमन सोसाइटीज का जो है एडवांस स्टेज है. सिविलाइजेशन जो है वो ह्यूमन सोसाइटीज का, लाइक पहले हम लोग क्या थे, केव पीपल थे, तो अभी क्या हो गए, ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए. To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics. अब थोड़ा हम लोग को जानकारी पढ़ने में जो आसानी रहे तो उसके लिए हम लोग सिविलाइजेशन को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके रखेंगे कि ये मान के चलेंगे. तो कुछ है कि सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मेनी एक्टिविटीज. ठीक है, सरकार या फिर प्रशासन का कुछ ऐसा आकार जो कि समाज के काम को सही आकार दे सके. लाइक यू माइट हैव सीन ट्रैफिक पुलिस डूइंग देयर जॉब इन देयर सिग्नल्स. आपने किसी न किसी ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा कि चार पे वो लोग काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्शंस पे गाड़ियां इधर से उधर मूव कर रही हैं. दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन. और किसी सरकारी में अगर आपने किसी नेता को भाषण देते हुए भी देखा होगा कि वो लोग ऐसी ऐसी योजनाएं बता रहे हैं, तो दैट इज इट, दे आर
दे आर गिविंग देयर सपोर्ट इन फॉर्मिंग द सोसाइटी. फर्दर अर्बनिज्म यानी शहरीकरण, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट. जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, लोग नदी किनारे आकर के बसने लग गए, तो वहां पे लोग घर भी बनाने लग गए कि वहां पे रह सके. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग वहां पे और ज्यादा होने लग गए, तो शहर बनने लग गए, विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम. जिसमें शहर में सबसे ज्यादा ध्यान की बात क्या थी? वाटर मैनेजमेंट की, पानी आए कहाँ से और पानी आए तो वहां से फिर जाए कहाँ से. ओके. एंड ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि नदी नाला का भी ख्याल रखना था उसमें. अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, बहुत सारी कलाकृतियां देखने को मिली, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज स्टोन और मेटल. स्टोन और मेटल की मदद से भी बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाए गए थे. एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स. रॉ मटेरियल्स में मतलब कि स्टोन्स एंड मेटल्स, जैसे एज इट इज में, जैसे लोहा अगर लोहा के फॉर्म में मिला तो उससे भी कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाया गया था, और नहीं तो उससे कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट या टूल्स भी बना लिए थे, लाइक फिनिश्ड गुड्स. फॉर द ट्रेड बोथ इंटरनल विद इन अ सिटी और अ रीजन. So the civilization which we read in the Harappan and Indus और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तो उस समय में ट्रेड भी फ्लरिश हो रहा था, शहरों में भी और क्षेत्रीय छोटे छोटे जगहों पे भी, एंड एक्सटर्नल और दूर दूर जगहों पे भी, विथ डिस्टेंट रीजन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स. जो भी वहां पे सामान व्यापार करके वो लोग मुनाफा कमा सकते थे, तो उस तरीके की चीजों के आदान प्रदान और बिक्री के लिए वो लोग दूर दूर तक भी जाते थे. फर्दर द सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, लिखने का भी काम शुरू हो गया था उस समय में, नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट. वो लिखने का काम इसलिए जरूरी था ताकि जो भी अगर व्यापार कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का भी वर्क कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखा जा सके, उसकी कुछ ना कुछ जानकारी रहे कि क्या किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया. एंड टू कम्युनिकेट, और एक दूसरे से आप बातचीत में भी आसानी रह सके. फर्दर कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड दी वर्ल्ड, कल्चरल यानी सांस्कृतिक विचार भी एक दूसरे से सब शेयर करते थे, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, चाहे वो कला के थ्रू हो, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब कि घर मान लीजिए डिजाइंस, लिटरेचर, साहित्य, एंड ओरल ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स. ओरल ट्रेडिशंस यानी लोग जो पौराणिक कहानियां सुनाया करते थे, लोकगीत सुनाया करते थे, तो वो ओरल ट्रेडिशंस. एंड सोशल कस्टम्स, सामाजिक प्रथाएं जो चलती आए हैं, तो वो सबके आधार पे. A productive agriculture enough to feed not just the villages but also the cities. तो उस समय का जो टाउन प्लानिंग हुआ करता था, और अभी के समय में भी यही, कि इतना भोजन पर्याप्त रहे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, इतना भोजन पर्याप्त रहे कि वो सिर्फ गांव को नहीं पूरे शहर को भी खिला सके. All right, so these were the points which we will consider here as a well civilized civilization. फर्दर थिंक अबाउट इट. अब इसमें कुछ सोचने के लिए कह रहा है कि विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक इज द मोस्ट फंडामेंटल, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर्स. तो इनमें से आपको कौन सा लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कौन सी खास बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? ठीक है, लाइक अर्बनिज्म, शहरीकरण जरूरी है, व्यापार, क्राफ्ट क्या जरूरी होगी, तो ये आपको अपने इसमें बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स एक्सप्लोर से. लेट्स एक्सप्लोर क्या हुआ? क्वेश्चन आंसर, जिसमें आई थिंक ये ग्रुप एक्सरसाइज होगा बच्चों. फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इन द लिस्ट अबव, ऊपर जितनी भी खासियत है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस. ओके, उनके बेसिस पे आपको प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस के लोग क्या काम करते होंगे या किस किस प्रकार के लोग जॉब करते होंगे. लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट्स वाले क्या बना सकते हैं? पॉट बना सकते हैं, एंड पेंटिंग कर सकते हैं, फिर स्टैच्यूज बना सकते हैं, मूर्तियां भी बना सकते हैं, तो इस तरह की चीजें बना सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट. फिर मेटलर्जी का प्रैक्टिस करते थे, तो वो क्या होंगे? वो कुछ कुछ ना कुछ उस तरीके से लोहे से रिलेटेड काम होंगे, लोहार टाइप का. तो इस तरीके से आप प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन अपने से डिस्कस कीजिए. इसमें आगे क्या कह रहा है कि इट इज इजी एनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटीज. तो ये आसानी से देखा जा सकता है कि सारी खासियत वाली जो बातें हम लोगों ने अभी पढ़ी, वो सारी सोसाइटीज वर्ल्ड में जो है, ये सारी सोसाइटीज जितनी भी है पूरी दुनिया में, तो देखने को मिलती है. बट वेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन इन दिस सेंस वी हैव नॉट डिफाइंड. लेकिन ये सिविलाइजेशन जिसे हम लोगों ने अभी डिफाइन किया, ये कब से शुरुआत हुआ? सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सिविलाइजेशन दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर शुरुआत हुई इसकी. इन द रीजन नोन मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया. अभी के समय में एक मेसोपोटामिया एक जगह है, सॉरी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जहाँ पे, जो अभी के समय में इराक और सीरिया है, तो वो पहले मेसोपोटामिया था. तो दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स अगो. तो वहां पे जो नगर बस्ती बसने लगे लोग, तो वो लगभग 6000 साल पहले. एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर. और उसके कुछ सालों, सेंचुरीज कहा जा रहा है बच्चों, तो 100 सालों के अंतर के बाद, ठीक है, कुछ 100 सालों के बाद. तो ये बीसीई टर्म, जैसे ये 1 CE है, तो इससे 6000 BCE वो 6000 ईयर्स कहा जा रहा है, ठीक है, तो 6000 BCE ईयर्स वो. और इसके सैकड़ों सालों बाद, तो मान लीजिए लगभग 5500 ईयर्स हो.
ठीक है, सैकड़ों सालों बाद इजिप्ट फॉलोड किया, और ये 5500 में करेक्टली नहीं बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, तो डोंट मेक इट करेक्ट। उसके सैकड़ों सालों बाद इजिप्ट आया। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड अ फ्यू मोर सिविलाइजेशंस इन अ लेटर ग्रेड। आगे की क्लासेस में इन्हें पढ़ना रहेगा डिटेल्स में, इजिप्ट एंड दैट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इन मेनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज। अलग अलग तरीकों में भी जो इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी थी, तो वो अभी की जैसी इंसानियत नहीं थी विदाउट द एनॉर्मस कंट्रीब्यूशंस एंड एडवांसेस ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशंस। लेकिन अगर वो पौराणिक ऐतिहासिक और पौराणिक जो भी सिविलाइजेशन थी, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उन्होंने रिकॉर्ड भी नहीं रखा होता, या फिर उन्होंने इस तरीके का मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए होते, तभी आगे चल के और अलग अलग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं हमें। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी हम लोग सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि साउथ के पार्ट को देखेंगे, और साउथ मतलब कि पूरे इंडिया हिस्से को सिर्फ, कि इंडिया में सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ। एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इज वेयर आवर स्टोरी बिगिंस। और इंडिया के ही ये नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, चाइना वाले थोड़ा बहुत रीजन। सो हियर बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामियन civilization, that is around 4000 BCE, then of Egyptian civilization earlier than 3000 BCE. This is the duration of Indus Saraswati civilization, that is between 2000 CE, और इससे पहले भी 19 भी कहा जा सकता है बच्चों। ओके, ठीक है। सो दिस वाज द टाइमलाइन। नाउ फ्रॉम विलेज टू सिटी, हम लोग जो इंडिया भारत देश में जो भी सभ्यता बसना शुरू हुआ, ये तो जाहिर सी बात है कि विलेज ही। उस समय में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ होगा, फायर का आविष्कार हो गया था, तो वही बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो 6000 मिलीनियम ईयर्स एगो का बात किया जा रहा है। ऑलराइट, तो फ्रॉम विलेज टू सिटी, तो शहर से गांव में। द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो पंजाब का जो बहुत ज्यादा प्लेन वाला क्षेत्र है, जो अभी में इंडिया में भी और पाकिस्तान के रीजन में भी है, एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान, और सिंध रीजन जो कि अभी पक्का पाकिस्तान में ही है, आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो वो इंडस, उधर से इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज गुजरती हैं। और ट्रिब्यूटरीज क्या हो गई कि वो नदियां जो एक नदी में आकर के मिल रही हैं, तो बाकी सारी नदियां जो ट्रिब्यूटरीज इंडस में आकर के मिलती थी। These made those plains fertile and therefore favorable to agriculture। तब पंजाब और सिंध की वो जो आसपास के क्षेत्र थी, तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो गई थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई थी। तो इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा वहां पे फेवरेबल सॉइल था। अ लिटिल फर्दर ईस्ट अ फ्यू मिलीनियम एगो, और आगे ईस्ट की ओर में, ठीक है, ईस्ट की ओर में अब कहा जा रहा है कि फ्यू मिलीनियम्स एगो अनदर रिवर द सरस्वती यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय के पहाड़ों से एक और नदी, सरस्वती नाम की नदी, तो वो हिमालय से आया करती थी। तो ये बहा करती थी हरियाणा, पंजाब और पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर के बहा करती थी सरस्वती। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE। ओके, तो ये जिस रीजन का बात किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का बात किया जा रहा है बच्चों, इधर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन दिस होल रीजन अबाउट 3500 BCE, villages grew into towns and with increasing trade and other exchanges। जो गांव थे वो शहर बने, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और भी एक्सचेंजेस होते गए, कल्चरल भी, ट्रेडिशनल भी, those towns further grew into cities। और वो छोटे छोटे शहर जो है वो बड़े बड़े शहर बनने लग गए। These transition happened around 2600 BCE। बच्चों you are seeing the gap, around 900 CE का गैप है, ठीक है, 900 सालों का अंतर है कि टाउन्स भी, सिटीज भी बन पाए, लेकिन सब उसी जगह का बात किया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिगार्डिंग में। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो भी हम लोगों के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसे इंडस हड़प्पन और इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से इसे कहा। वी विल यूज ऑल दीज टर्म्स, इट्स इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड हड़प्पन। हम लोग जो जितने भी टर्म्स हैं, इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तो इन सारे सिविलाइजेशन को यूज करेंगे। इन सारे सिविलाइजेशंस में रहने वालों को हम लोग कहेंगे सिर्फ हड़प्पन्स, ओके, ना कि सिंधु सरस्वती के निवासी, इस तरीके से नहीं। सिंगल इंग्लिश में जो टर्म कहेंगे वो हड़प्पन्स। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये दुनिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। आप यहाँ टाइम लाइन में देख सकते हैं बच्चों, ओके, जो कि 3000 BCE से लेकर के 2000 BCE के ड्यूरेशन का है। लेकिन ये मेसोपोटामियन से नया है और इजिप्शियन से भी नया है। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लेकिन दो सभ्यताओं से नया है, दैट इज मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन। Alright, further, here is a page where image map of India is given.
सम पार्ट ऑफ मेन सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती नदी के किनारे कुछ जो सभ्यता बसी थी उनके नाम है, जैसे गानेरवाला, करनपुरा, कालीबंगन, बानावाली, हड़प्पा, डाबरकोट, ठीक है, मोहनजोदड़ो, लोखंडजोदड़ो, फिर धोलावीरा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जहाँ पे मैथ्स में गिवन है बच्चों, तो इसको रीड कीजिएगा। लेट्स एक्सप्लोर, इसमें क्वेश्चन आंसर है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन दिस मैप। तो जो नाम दिए हुए थे, एज अ क्लास एक्टिविटी यू कैन ट्राई टू मैच दीज सिटीज विद द मॉडर्न स्टेट्स और रीजन्स इन द टेबल ऑफ द टेक्स्ट पेज। ओके, अब इसमें मैच करने के लिए क्वेश्चन आंसर इसको बनाइएगा बच्चों, या फिर क्वेश्चन आंसर में इसको डिस्कस किया जाएगा। हियर सम इंफॉर्मेशन अबाउट सरस्वती रिवर इज गिवन। ओके, इसे आज के समय में इसे घग्गर और हकरा पाकिस्तान में होती है कभी कभार, सीजनल नदी है, तो इसकी रेनी सीजन में भर जाती है ये। इसको रीड कीजिएगा, कोई दिक्कत आई थी तो जरूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन प्लानिंग, ठीक है, जो शहर का प्लानिंग हुआ। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है, जो अभी पाकिस्तान में है, तो वो दो शहर थे इस सिविलाइजेशन के अभी जिनको पहले सबसे पहले खोजा गया। Their identification goes back to 1924। इनकी पहचान हुई 1924 में, a century ago, आज से 100 साल पहले। Several sites followed in the Indus Plains। बहुत सारी जगह वहां पे पाए गए हैं इंडस के जो भी सिविलाइजेशन का जो साइट है, जहाँ पे इंडस का प्रूफ मिलता है कि वहाँ इंडस सिविलाइजेशन था। तो वहाँ ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, जगह देखने को मिलते हैं। विच इज वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो इसीलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा, गनवेरीवाला इन चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स सच एज Lothal in Gujarat were discovered. Alright, so these are three other important names like Dhoravira in Gujarat. And why these are important, as you can see in this map clearly. ओके बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो अगर यहाँ है तो धोलावीरा यहाँ पे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में है, लेकिन धोलावीरा का गुजरात में है। तो इतनी दूरी तक लोग ट्रैवल करके आया भी करते थे, ट्रेड भी हुआ करता, तो इस तरीके से। और हड़प्पा आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो पाकिस्तान रीजन आता है उस तरफ में है। तो इतनी इतनी दूरी तक लोग जो है ट्रैवल किया करते थे, और नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पे सभ्यता जो है और अच्छे से बस रही थी। ऑलराइट, सो सम ऑफ देम एक्सकवेटेड, इनमें से कई जगहों की खुदाई भी की गई जिससे वहां पे और भी रिसर्च किया जा सके। सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, आज भी वहां पे ऐसी खोज की जा रही है, डिस्कवरी जो वहां पे जा रही है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली टू मेजर सिटीज। ये जानकारी के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सरस्वती बेसिन में सिर्फ दो मेजर सिटीज नहीं है, राखीगढ़ी और गनवेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, बल्कि वहां पे और छोटे छोटे शहर हैं सरस्वती नदी के किनारे में, और भी छोटे छोटे शहर हैं। फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान, एंड अ फ्यू टाउन्स, और कुछ और उससे भी छोटे, उससे थोड़े बड़े शहर भी हैं। सो दीज आर द राखीगढ़ी एंड गनवेरी वाला, दीज आर द मेजर टू टाउन सिटीज, दीज आर द बिगर टाउन्स। जो फ्यू टाउन्स हैं, जो छोटे शहर है, वो भिराना है एंड बनावली, बोथ इन हरियाणा, और ये दोनों के दोनों शहर जो है, छोटे शहर जो है, ये हरियाणा में है। Indeed, the map makes the clear high density of cities in that region। और उस मैप में आप देख सकते हैं जो डॉटेड डॉट डॉट दिखाए हुए, वो बताए हुए कि कितनी आबादी उस जगह के पास रही होगी। ओके, ये जो ज्यादा डॉट है इसका मतलब है कि वहां पे ज्यादा ज्यादा लोग रहते थे, जहाँ पे कम है तो वहां पे मतलब कि लोग रहते थे लेकिन कम लोग रहते थे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रूफ मिला है, उस तरीके का साइट्स मिले हैं, जगह मिले हैं, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। फर्दर, द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स। और जो बड़े बड़े सिटीज थे हड़प्पा सभ्यता के, जो ये मिलीनियम 6000 ईयर्स अगो, और 6000 ईयर्स अगो उस समय की बात किया जा रहा है, सॉरी ये 2000 ईयर्स अगो की बात किया जा रहा है, तो उस समय का बात किया जा रहा है कि लार्जर हड़प्पन सिटीज जो है वो प्रिसाइज प्लान्स के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ उस सिटीज को बनाया गया है। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स, उनमें चौड़ी चौड़ी सड़कें थे, विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी चार डायरेक्शंस में ऐसे रोड भी थे जो चारों तरफ निकलते थे। मोस्ट सिटीज सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस। बहुत सारे सिटीज ऐसे थे जिनको चारों तरफ से घेर के रखा गया था। फोर्टिफिकेशंस मतलब किलेबंदी करके, वो शहर जो थे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा किए हुए थे। एंड हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, और लेकिन उस बड़े बड़ी दीवारों के अंदर में भी दो हिस्से बने हुए थे। द अपर टाउन वेयर द लोकल एलिट प्रोबेबली लिव्ड। अब एलिट कहने का मतलब कि अमीर लोग, ठीक है, हायर लेयर्स ऑफ सोसाइटी।
जो उस समय के हायर लेयर्स ऑफ सोसाइटी थे, तो वो लोग रहते थे, ऐसा मानना है कि अपर टाउन में। एंड द लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड, और जो निचली शहर थी तो उसमें जो आम जनता हुआ करते थे तो वो लोग रहते थे। ठीक है, अब एलिट यहाँ कहने का मतलब जैसे प्रीस्ट हो गए, फिर मिलिट्री के हो गए, और कॉमन लोग जैसे क्राफ्ट्समैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो इस तरीके के। सम लार्ज बिल्डिंग्स सीम टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पसेस, कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स ऐसे हैं जहां पे कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखा जाता था, ओके, फॉर कलेक्टिव पर्पसेस। फॉर इंस्टांस वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड, तो वैसे वेयर हाउसेज थे जहां पे वैसी चीजों का रखा जाता था कि जिनको कहीं पे भेजना होगा, ओके, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेड फॉर वर स्टोर्ड। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेस लाइंड द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स, अलग अलग छोटे छोटे घर भी, ठीक है, वेरियस साइजेस, अलग अलग आकार के घर जो है वो सड़क के किनारे बने हुए थे, एंड स्मॉलर लेन्स, छोटी छोटी गलियों में भी बने हुए थे। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर ऑल एंड बिग हाउस, अब जितने भी घर थे वहां पे सबका जो क्वालिटी था वो सेम था। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, सब के सब घर जो थे वहां पे वो सब ब्रिक्स यानी ईंट के बने हुए थे, लाल पत्थर के, लाल मिट्टी के ईंट के बने हुए थे। फर्दर द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट, कुछ स्ट्रक्चर्स जो वहां पे अभी बिल्डिंग्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है, तो वो अभी मैटर ऑफ डिबेट है कि उस पर और भी चर्चा किया जा रहा है। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में एक फेमस ग्रेट बाथ है, जिसका इमेज भी दिया हुआ है आगे, तो हम लोग देखेंगे उसको बच्चों फर्दर। A small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters। ओके, तो ये जो ग्रेट बाथ है इसकी लंबाई 12 मीटर है। ओके, तो 1 मीटर और उसका 12 गुना, तो अंदाजा लगा लीजिए कितना लंबा है ये, और चौड़ाई 7 मीटर है। एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, और इसके आसपास जो मटेरियल यूज किया गया है वो वाटर प्रूफ मटेरियल्स है, सच एज नेचुरल बिटुमेन। तो बिटुमेन क्या हो गया, एक टार, आपने रोड बना होगा देखा, रोड का रंग जो होता है काला रंग, तो कोल टार की वजह से, तो वो बिटुमेन भी जो है उसी टार का एक फॉर्म है जो वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो वो मिलीनियम्स ऑफ ईयर्स अगो भी लोग जो है वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमेन का यूज करते थे, उसको प्रोड्यूस भी करते थे। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, और ईंट के चारों तरफ से लगा देते वाटर प्रूफिंग के लिए, ताकि शायद पानी बाहर निकल ना जाए या कहीं दूसरी जगह पहुंच ना जाए। फर्दर द टैंक द टैंक वॉज सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स, अब वो जो टैंक था वो छोटे छोटे कमरों से भी घिरा हुआ था, उस टैंक के किनारे किनारे में छोटे छोटे कमरे ही बने हुए थे। वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, जिनमें से एक कुआं भी हुआ करता था। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट, और उस टैंक के किनारे में एक कॉर्नर में एक टैंक भी था, कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी, एक नाला भी था, ड्रेन भी था, एक नाला भी था, जो से जिसकी मदद से उस टैंक को, ठीक है, ग्रेट बाथ को खाली भी किया जा सकता था फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड रिफिल इट विथ फ्रेश वाटर, और उस ड्रेन की मदद से फिर उसे फ्रेश वाटर से भरा भी जा सके। तो ये स्ट्रक्चर था, इस तरीके का प्लान स्ट्रक्चर था। ओके बच्चों, सो दिस इज द पॉइंट ग्रेट बाथ। क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बाथ किस साइड पे पाया गया, तो मोहनजोदारो में। सो फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इमेजेस बने हुए हैं कि अ वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन इन दी लोअर टाउन एरिया 6.4, ठीक है, तो आप ये चौड़ी सड़कें, ये जो सड़कें दिखाई गई हैं, देख रहे हैं आप इमेज में, यहाँ पे बैलगाड़ी चला रहा है, तो इतना चौड़ा चौड़ा सड़क था, तो ये राजस्थान में है अभी कालीबंगन में। राइट, राइट टॉप, सो सॉरी दिस इसको सड़क कैसे कहेंगे, ये तो स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक है, ठीक है, उस समय में जैसे भी सड़क रहा होगा बच्चों आप लोग समझ जाइएगा उसको सड़क कह रहा है। राइट, दिस इज द हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा, ये कॉलोनी एरिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, राइट, ये सड़क है और सड़क के दोनों तरफ में घर बने हुए, तो इस तरफ में लोग घर घर का एरिया है धोलावीरा में जो पाया गया है। ओके, तो ये दिस इज द इमेज ऑफ ग्रेट बाथ, तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा टंकी है, काइंड ऑफ स्विमिंग पूल, और स्टेप्स भी बने हुए हैं आने के लिए और फिर उसमें नहाने के लिए, और भी आगे शायद गया हुआ है बच्चों, जैसे ये सीढ़ी अगर होगा तो, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के स्टेप्स भी बने हुए हैं, ये शायद पानी से भरा हुआ रहता होगा, या ऊपर से देख सकते होंगे, तो इसके कमरे भी हैं इसमें, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सब कमरे ही रहे होंगे पहले, जो भी हट चुका है। What was the purpose of such a structure? इस स्ट्रक्चर का क्या पर्पस रहा है? Archaeologists have proposed several possible interpretations. Okay, archaeologists जो इन सारे रिमेन्स को, इस हिस्टोरिकल रिमेन्स को जिन्हें जो स्टडी करते हैं, तो वो लोग बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाले हैं, ऐसा निष्कर्ष निकाले हैं कि अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, ये एक ऐसा जगह था जहां आम जनता, आम नागरिक भी आकर के इस्तेमाल कर सकते थे। अ बाथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली, या तो ये एक ऐसा बात होगा जहां पे सिर्फ शाही परिवार के लोग आकर के स्नान करते होंगे।
और अ टैंक यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, या ऐसा टंकी हो सकता है जहाँ पे कोई धार्मिक काम किया जा सकता होगा। जैसे भी छठ के समय में पानी का इस्तेमाल होता है जिसमें पूजा किया जाता है, तो हो सकता है कि उस समय में कोई ऐसा रिचुअल किया जाता होगा, तो रिलीजियस रिचुअल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा। The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathrooms। ठीक है, तो ये जो पहला इंटरप्रिटेशन थोड़ा हट भी जाता है, क्योंकि अधिकतर घरों में, इस शहर के अधिकतर घरों में इंडिविजुअल बाथरूम्स थे, अधिकतर घरों में बाथरूम थे, तो इस ग्रेट बाथ की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए कि ताकि सारे लोग भी, अगर कॉमन रिवर होता है, स्विमिंग पूल होता है, तो उस तरीके की जगह लाइक, या फिर रॉयल फैमिली के लिए अलग से, या फिर रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, या फिर रिजर्वायर के लिए भी, और रिजर्वायर अलग से मिले भी हैं। फॉर द लेट्स एक्सप्लोर। ओके बच्चों, तो हैव अ डिबेट इन क्लास अबाउट द लास्ट इंटरप्रिटेशंस, तो आप डिबेट कीजिएगा उस पे। वाटर मैनेजमेंट, द हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। अब नदी के किनारे बसने के बावजूद पानी का महत्व वो लोग जानते थे, तो वाटर मैनेजमेंट और साफ सफाई पे वो लोग बहुत ध्यान देते थे। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर हाउस, वो लोग नहाने के लिए एक अलग कोना बना हुआ था, बाथरूम बना हुआ था, बाथ कॉर्नर भी उस समय में। These were connected to a larger network of drains. Every area where water was being used, they were connected to network of drains. वो सब किसी ना किसी नाली से जुड़ा हुआ था जहां जहां पे पानी का इस्तेमाल होता था, which generally ran below the streets and took the waste water away, जो कि सड़क के किनारे नाली में जिसे गटर कहते हैं, तो उस जगह तक जाता था और फिर उससे पानी बाहर हो जाता था। इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड्स ऑफ ब्रिक्स। और मोहनजोदारो में अभी हम लोगों ने जो बात किया, ये कहाँ का हो गया बच्चों? ग्रेट बात ही पढ़ा था ना हमने, और फिर धोलावीरा का भी डिस्कशन हुआ था। ओके, हड़प्पन्स, द हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट लाइक मोहनजोदारो। फर्दर, पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। और मोहनजोदारो में लोग जो है वो कुएं से, जो सैकड़ों कुएं वहां पे बने हुए हैं मोहनजोदारो में ऐसे पाए गए हैं, और वो भी ईंट से बने हुए थे, तो उन कुएं से मोहनजोदारो में पानी निकाला करते थे। बट अदर रीजंस इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स, लेकिन और क्षेत्रों में तालाबों से हो सकता था, नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स, और आसपास की नदियों से, झीलों से, या फिर ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स। ठीक है, बड़ी बड़ी टंकियां पाई गई हैं, बड़ी बड़ी टंकियां भी पाई गए हैं। इन केस ऑफ धोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा एक जगह है जो एंशिएंट साइट है। द लार्जेस्ट रिजर्वायर मेजर्ड 73 मीटर्स इन लेंथ, सबसे बड़ा रिजर्वायर वहां पाया गया है। ठीक है, रिजर्वायर कहने का मतलब कि वहां पे पानी इकट्ठा किया जाता था, तो जिसकी लंबाई है 73 मीटर्स। ओके बच्चों, तो ये छोटा मोटा नहीं है लंबाई, बहुत बड़ा लंबाई हो गया ये। एज अ क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, अब एक्टिविटी के तौर पे आप अपने क्लासरूम की लंबाई को नापिए और अंदाजा लगाइए फिर 73 मीटर कितनी लंबी होगी। At Dholavira, at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock। तो धोलावीरा में लगभग 6 लार्ज बड़े बड़े रिजर्वायर मिले हैं, जिसे बनाए गए या तो पत्थरों से या तो चट्टानों को काट करके। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उनमें से अधिकतर जो भी रिजर्वायर मिले हैं उनमें नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड में कोई ना कोई ऐसा नाला बनाया गया है ताकि वाटर का इस्तेमाल किया जा सके सही से। जो वाटर स्टोर किया गया है उसमें मच्छर मच्छर को पैदा करने के लिए तो वाटर स्टोर करेंगे नहीं, उसको यूटिलाइज करने के लिए करेंगे। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसमें कहीं ना कहीं एफिशिएंट ड्रेन्स बना हुआ था, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके, सही जगह पहुंचाया भी जा सके। तो इन रिजर्वायर्स में नीचे में ड्रेन्स भी बने हुए थे। So is a image, as you can see, this is kind of the reservoir, the tank area, and it is the drain area if I'm not wrong. It can be other wall। आप इमेज में अपने बुक में देखिएगा, बताइए बच्चों वो है क्या। थिंक अबाउट इट, इसमें कुछ सोचने के लिए कह रहा है कि इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर्स। अब इतने सारे टंकी बनाने के लिए, ओके, तो ये इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि रिजर्वायर जो है बच्चों वो कहाँ पे गए थे? तो रिजर्वायर जो है मोहनजोदारो में पॉन्ड्स है, धोलावीरा में, ओके, धोलावीरा में रिजर्वायर्स है, एंड ग्रेट बात भी कहाँ है? तो मोहनजोदारो में। ओके, और हड़प्पन्स जो है इनके लिए वाटर मैनेजमेंट का और क्लीनलीनेस के लिए अलग था, हर घर में अलग अलग बाथरूम भी थे, काइंड ऑफ दैट थिंग। फर्दर, व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट, हड़प्पन्स खाते क्या थे? अभी हम लोगों ने क्या जाना कि वो लोग रहते कहाँ थे, तो वो लोग ईट के घर में, घर ईट के बने हुए घर में रहते थे। वो लोग पानी कहाँ से लाते थे? तो वो लोग पानी या तो बारिश का पानी जमा करते थे, या पानी कहीं ना कहीं बाहर से इकट्ठा करके लाते थे, पॉन्ड से, स्ट्रीम्स से, फिर रेन वाटर कलेक्ट करते थे, तो जिसके लिए वो लोग या तो रिजर्वायर भी बनाते थे। अब हम लोग क्या जानेंगे कि व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट, हड़प्पन्स खाते क्या थे?
So the Harappans created many of their settlements along the banks of large or small rivers. अब हरप्पन्स जो थे, जो इंडस, सरस्वती, हरप्पन्स, मोहनजोदारो, जो भी सभ्यता है, तो उसमें हरप्पन्स भी उसको बुलाया जाता है। तो हरप्पन्स जो थे, तो वो बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां या छोटी छोटी नदियों के किनारे बसे। तो यू हैव द इमेज इन द मैप इज गिवन। दिस इज द लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। और ये आम जाहिर सी बात थी, किसी पानी की मकसद से नहीं कि आसानी से पानी मिल जा रहा है, बल्कि वहां पे खेती करने के लिए जमीन, उपजाऊ जमीन मिल जा रही थी, तो इसलिए भी वहां पे नदी के किनारे बसना वो जाहिर सी बात था। सिंस रिवर्स इनरिच द सॉइल अराउंड देम, अब इनरिच करने का मतलब कि फर्टिलिटी उसकी बहुत ज्यादा रहती है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन दैट द हरप्पन्स grew cereals like barley, wheat, some millets and some rice, sometimes rice in addition to pulses and a variety of vegetables. ओके, तब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खोज किया है, तो उससे पता चलता है कि हरप्पन जो है वो सीरियल्स उगाते थे, जैसे दाल वाली चीज, ठीक है, क्रॉप, कैटेगरी ऑफ क्रॉप दैट इंक्लूड्स बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स, दाल वाली चीजें। फिर बार्ली, बार्ली मतलब जौ, मिलेट्स यानी जवार, एंड समटाइम्स राइस, कभी कभार चावल भी, इन एडिशन टू पल्सेस, ठीक है, तो दाल भी, एंड अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, और साथ में सब्जियां भी उगाया करते थे हरप्पन। They were also the first in Eurasia to grow cotton. Harappans were the first who grew cotton. हरप्पन्स जो थे वो पहले कपास उगाने वाले सिविलाइजेशन था, which they used to weave into clothes. और ये जो कपड़े बनाने के काम में भी आते थे इसको। They made farming tools. उन लोगों ने फार्मिंग के टूल्स भी बनाए, including the plow, some of which continue to be used by modern day farmers. उन्होंने प्लो भी बनाया, ठीक है, हल जिसे हम लोग कहते हैं, जो अभी के समय भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑलराइट बच्चों, तो इसमें इस पार्ट में हम लोग जान रहे हैं कि हरप्पन्स क्या खाते थे। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए बच्चों, तो सीखने को जरूर मिल रहा होगा, और किसी तरह का डाउट आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, एंड अपने किसी फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उसको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, तो हरप्पन क्या खाते थे आगे। This intense agricultural activity was managed by hundreds of small rural sites और villages। तो ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे, जो खेती बाड़ी का काम करते थे हड़प्पन्स, तो ये सैकड़ों की तादाद में जहाँ पे लोग रहते थे, तो उनके द्वारा। Then as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis। और उस समय भी शहर के लोग भी तभी सरवाइव कर पाते थे जब गांव के क्षेत्र से लोग, ठीक है, रूरल एरियाज यानी शहर के बाहर के लोग, जब उनको डेली बेसिस पे सामान पहुंचा दिया करते थे। द हरप्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स। हरप्पन जो थे उन लोगों ने बहुत सारे जानवर को भी पाले, फॉर मीट कंजम्पशन, या तो उनको खाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, एंड फिश्ड बोथ इन रिवर्स एंड इन द सी, और मछली पालन भी किया उन्होंने, नदियों में भी और समुद्र में भी। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल, ये बहुत सारी जानवरों को देख करके जाना जा सकता है, एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, और मछली के बहुत सारे हड्डियां जो खुद करके निकाला गया है। व्हाट डिड हरप्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन। ओके, तो हरप्पन कुकिंग पॉट, आई थिंक इमेज भी दिया हुआ है इसमें बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे। थोड़ा स्लो हो जा रहा है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। What did Harappan cooking pots contain? Harappan cooking pot में क्या था? Scientific examinations of clay pots have provided some answers. तो वैज्ञानिकों ने जब उस पॉट को, जो पॉट मिला हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम का, तो उसको जब स्टडी किया तो उसमें कुछ उन्होंने पाया। बोथ एक्सपेक्टेड वंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो उम्मीद किया था एक्सपेक्टेड वंस, तो वैसा ही कुछ था, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध का बना हुआ चीज, एंड सरप्राइजिंग वंस, और कुछ ऐसा भी जो उन्होंने उम्मीद नहीं किया था, सच एज रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक और बनाना, केले जैसी भी चीज भी। क्लियरली देयर डाइट वाज क्वाइट डाइवर्स। तो इससे साफ पता चलता है कि हड़प्पन जो थे वो अपने डाइट को लेके, खान पान को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो चुके थे, उन लोगों को फूड के बारे में भी जानकारी अच्छी खासी हो चुकी थी। ऑलराइट बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट सम इमेज हियर। फर्दर लेट अस एक्सप्लोर। इमेजिन यू कुक अ मील इन हड़प्पन हाउस। इमेजिन कीजिए कि आप हड़प्पन हाउस में कोई खाना बना रहे हैं। व्हाट डिश और डिशेस वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो अबव। तो ऊपर के डेटा के अनुसार आप कौन सा डिश बना पाइएगा। फर्दर अ ब्रिस्क ट्रेड, ठीक है, ब्रिस्क कहने का मतलब कि तेज, और ट्रेड का मतलब व्यापार। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी व्यापार बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा था, ठीक है, फल फूल रहा था। द हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन। हड़प्पन्स जो थे वो सिर्फ अपने सिविलाइजेशन में ही ट्रेड नहीं करते थे, अदर सिटीज नियर बाय और फार अवे। अगर हड़प्पन और धोलावीरा का आपने डिस्टेंस देख लिया मैप में कितना दूर है, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि या तो नजदीक के क्षेत्र के भी और दूर के क्षेत्र के भी, तो वो लोग ट्रेड जो है बहुत दूरी तक करते थे। बट विथ अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया।
लेकिन बाहर अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, लेकिन वो दूसरे सभ्यताओं और संस्कृति के साथ वालों के साथ ही जो दूसरे भारत देश से बाहर भी रह रहे हैं। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। वो जो है कुछ ऑर्नामेंट्स यानी जेवर, टिम्बर लकड़ियां भी, और कुछ ऑब्जेक्ट जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, तो उसको वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक्सपोर्ट भी करते थे। प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन, और संभवतः है ऐसा हो सकता है कि गोल्ड और कॉटन भी, एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स, और खाने पीने का सामान भी। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, a reddish semi precious stone found mostly in गुजरात। ठीक है, तो ये बीड्स ऑफ कार्नेलियन कुछ दानेदार आकार है जिससे लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे हरपन्स, तो जो कि भी पाया जाता है रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन है, तो ये थोड़ा बेशकीमती पत्थरों में से थोड़ा कम कीमती पत्थर है लाल रंग का, जो गुजरात के क्षेत्र में भी पाया जाता है, जिसे हम लोग देखेंगे पेज नंबर आगे पेज में। हरप्पन क्राफ्ट्स पीपल डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम। अब ये बीड्स, ठीक है, जैसे बीड्स मान लीजिए कि गिट्टी या पत्थर देखा होगा आपने, तो उस तरीके का ये गोल टाइप का आकार था, कोई पत्थर था, तो इसको छेद करने के लिए, ड्रिल करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्निक खोज रखा था, स्पेशल टेक्निक। सो एज ए स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम, ताकि उसमें से रस्सी को गुजारा जा सके, एंड टू डेकोरेट देम इन वेरियस वेज। और बीड्स में से जब आपने छेद कर दिया तो उसे बांध करके माला बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, अभी के समय में आप जानते हैं कि बना सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने छेद किया था, अभी आप क्या जानते हैं कि छेद वाला है तब बना सकते हैं। दे ऑल्सो वर्कड conch shells into beautiful shell bangles, यहाँ तक कि conch shells, ठीक है, conch shells का मतलब है बच्चे शंख, तो शंख की मदद से वो लोग बैंगल्स यानी चूड़ियां भी बनाने लग गए थे। विच रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एज शेल इज अ हार्ड मेटल। अब शेल क्या है कि एक बहुत बारीक सख्त मेटल है, ठीक है, बारीक कहने का मतलब कि वो अगर टूटेगा तो चकनाचूर हो जाएगा, ये नहीं कि टुकड़ा होगा उसका, वो चकनाचूर ही हो जाएगा पूरा, तो इसलिए उसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेट टेक्निक का जरूरत रहता था उसमें से बैंगल बनाने के लिए। तो उस तरीके की टेक्निक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन ने फाइंड आउट कर चुके थे उस समय में। What the Harappans imported in exchange of the exported goods is not so clear। लेकिन वो लोग जो भी अपने देश में हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने साथ जो लाया करते थे बाहर देश से, और उसके बदले वो लोग क्या देते थे, ये सही से पता नहीं चल पाता है। It's probably included copper since this metal was not so common back home। ठीक है, लेकिन ये देखते इसलिए कॉपर माना जाता है कि इंपोर्ट कर देते होंगे कॉपर को, क्योंकि ये घर पे वापस मतलब यहाँ पे इस रीजन में ज्यादा मिला नहीं है। डोंट मिस आउट, द हड़प्पन्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, अ सॉफ्ट मेटल। ठीक है, कॉपर अब इनके पास जो मेटल अवेलेबल रहेगा तो उस पर वो लोग एक्टिविटी भी करेंगे, तो इसलिए उनको जो उस पे कॉपर पे वो लोग बहुत सारी चीज बना लेते थे, रिजल्टिंग इन मेटल और ब्रोंज। तो कॉपर की मदद से वो लोग मेटल भी बना दिए उसमें टिन मिला करके। ओके, कॉपर में अगर हम लोग टिन मिलाएंगे तो ब्रोंज बनेगा, तो वो लोग ब्रोंज भी बना चुके थे कॉपर की मदद से, विच इज हार्डर देन कॉपर, जो कि कॉपर से हार्ड होता है। एंड द हड़प्पन्स यूज्ड ब्रोंज टू मेक टूल्स, पॉट्स एंड पैन्स एज वेल एज विद सिल्क इन फिगरीन। आगे की फिगर्स में हम लोग देखेंगे उसको बच्चों। इट इज अ कोम दैट इज ऑफ कॉपर, आई थिंक कॉपर का ही है, आइवरी सॉरी, इट इज ऑफ आइवरी, नॉट इज ऑफ मेटल, इट इज ऑफ आइवरी। आइवरी क्या बच्चों, हाथी के दांत का, ये कंघी का एक इमेज बना हुआ है हाथी के दांत का। ओके, फर्दर टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स। ठीक है, तो ऐसे व्यापार करने के लिए या तो ये लोग रास्ते का सहारा लेते थे या तो नदियों का सहारा लेते थे, एंड द सी फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशंस, और अगर बहुत ज्यादा दूर जाना है जहां पे समुद्र पार करके जाना पड़ जाए तो वो लोग इसका भी सहारा लेते थे। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मेरी टाइम एक्टिविटी इन इंडिया, और इस समय में जब सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा था भारत देश में। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन का बात किया जा रहा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंसिडेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन का बात किया जा रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपना इंडिया अरेबियन सी, तो उस रास्ते से बहुत सारे ट्रेड हो रहे थे। Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal regions। तो इसीलिए कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो समुद्री किनारे भी बसे हुए हैं। ऑफ गुजरात एंड सिंध, तो कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात और सिंध में कुछ ये जो क्या कहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर है वो सब भी देखने को मिल जाते हैं। लोथल, a small settlement in Gujarat, has a surprisingly huge basin measuring 217 meters in length। गुजरात में एक बहुत ही बड़ा बेसिन है जिसकी लंबाई 217 मीटर है, और जिसका नाम क्या कहेंगे, लोथल। ये लोथल जो है एक स्मॉल सेटलमेंट है, ये यहाँ पे लोग भी बसते थे। तो एक एक बेसिन है, बेसिन का मतलब कि पानी आने जाने का रास्ता है, तो जिसकी इस लेकिन ये रास्ता इस रास्ते की लंबाई है 217 मीटर एंड 36 मीटर विड्थ, और इसकी चौड़ाई जो है वो 36 मीटर है।
द लेंथ इज जस्ट लिटिल मोर देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड्स, और ये जो लंबाई है 217 मीटर, तो ये 2 फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई के बराबर है। ठीक है, एक फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई लगभग 107 या 108 मीटर होती है, तो इसका दुगना है ये 217। और विड्थ नहीं मेंशन है, तो विड्थ जो था वो उस बेसिन का 36 मीटर। द बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, जो बेसिन था वो एक डॉकयार्ड रहा होगा जहां पे बड़ी बड़ी समुद्री जहाज आकर के रुकती थी। That is a structure used to receive and send boats for further transportation of goods। ठीक है, तो वो एक ऐसा जगह था जहां पे या तो नदियां आकर, सॉरी बोट्स, नावें, फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ताकि जो भी गुड्स का ट्रेड हो रहा है तो वो लोग वहां से ला सके या तो उसे भेज सके। सच इलेबोरेट ट्रेड रिक्वायर्स ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स। तो ऐसा ट्रेड जो था, सच इलेबोरेट ट्रेड्स, तो इसके लिए ट्रेडर्स को जो है अपनी पहचान को जो उसे जानना था। ठीक है, रिक्वायर ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स, तो उन्हें अपनी पहचान, सामान की भी पहचान होनी चाहिए थी कि उसको किस तरह भेजना। मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में जाकर के बर्फ तो नहीं बेच पाइएगा, तो उस तरीके की चीजें कि वो सामान कहाँ पे भी बिकेगा, तो इस तरीके की भी परेशानियां पे होती होंगी। एंड ऑल्सो ईच अदर, हर तरफ के लोगों को, ओके, जहां जहां जो सिविलाइजेशन थे हर तरफ के लोगों को। दिस सीम्स टू हैव बीन द चीफ पर्पस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सील्स। ठीक है, तो अब ऐसी परेशानियों को भी दूर किया जा सके। अब राजस्थान में मैंने क्या एग्जांपल दिया कि रेगिस्तान में आप बर्फ बेचने का, तो आप बर्फ बेच सकते हैं, अभी के कंडीशन में बेच सकते हैं, क्योंकि उसे अगर पैक करके लेके जाया जाए उस तरीके से। तो लेकिन उस समय में अगर कुछ ऐसा कंडीशन उठे कि आप सामान बेच रहे हैं या ना बेच रहे हैं, तो छोटे छोटे सील्स वो लोग इस्तेमाल करते थे कि जिससे पता चल सके कि हाँ, सामान उन्होंने बेचा है, किसी को हैंड ओवर किया है या किसी से उन्होंने सामान लिया है, तो इसकी पहचान रहे, तो उसके लिए ये लोग मोहर का इस्तेमाल करते थे, सील यहाँ पे, which have been excavated from many settlements। और बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स ये सील्स मिले हैं, मतलब ऐसे सामानों पे ये मोहर लगे हुए मिले हैं। These seals were generally made of स्टेटाइट। ये सील्स जो है अधिकतर मोस्टली जो वो स्टेटाइट के बने हुए हैं। अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डेंड थ्रू हीटिंग। ये एक ऐसा पत्थर है जो हीटिंग, गर्म करने पे वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ऑलराइट, सो हियर इज द इमेज ऑफ द यूज्ड डॉकयार्ड एट लोथल। ये डॉकयार्ड है जिसकी आप लंबाई देख सकते हैं, फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, एंड दिस इज द विड्थ। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि पे इंसान खड़े, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। फर्दर, तो ये जो सील्स मिले हैं तो स्टेटाइट के बने हुए थे। अ सॉफ्ट स्टोन, ये एक छोटा सा मुलायम सा पत्थर है, दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग, जिसे गर्म करने के बाद अगर लगा देने से वो थोड़ा गर्म टाइट हो जाता था, जिस रूप में भी उसको आपने मोहर लगाया होगा तो देखा समझ गए होंगे। दे मेजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स। और इनकी लंबाई जो है छोटी छोटी ही हुआ करती थी। हियर इज द इमेजेस गिवन। कुछ कुछ सेंटीमीटर ही हुआ करते थे सील्स की लंबाई, एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स, और इसमें कुछ जानवरों के निशान बने होते थे। और मोस्टली ये भी कहा जाता है कि जानवर शायद कबीलों को दर्शाता था। above them a few signs that are part of writing system, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता था। आप इमेजेस में देख सकते हैं बच्चे, ठीक है, एनिमल 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 एंड ऊपर कुछ रिटन पार्ट्स। बट that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood। लेकिन ये जो सिस्टम था और ये जो सिम्बॉल्स लिखे हुए, जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये सब समझना भी था। what is certain is that they show somehow relate to trade activities। ये तो क्या जरूरी थी कि what is certain that they somehow relate to trade activities, ये किसी ना किसी तरीके से ट्रेड के एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे, व्यापार के काम में इन सील्स को लाया जाता था। सो लेफ्ट टू राइट, हरप्पन सील शोइंग ए यूनिकॉर्न, ये हरप्पा का सील है। हरप्पन सील शोइंग अ बुल, हरप्पन सील शोइंग अ हॉट टाइगर। सो तो ये जो पता चल पाया है कि ये क्या है, यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला घोड़ा, शोइंग अ बुल, तो ये देखने से भी आप जान सकते हैं बच्चों कि ये बुल इस तरीके का दिखता है। और हॉर्न टाइगर, ठीक है, वर्ड दो 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 वर्ड है, टाइगर भी है और हॉर्न भी है, यानी सिंग, सिंग वाला शेर, सॉरी टाइगर यानी बाघ। ओके, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि स्ट्रिप्ड है। लेट्स एक्सप्लोर लुकिंग एट दीज थ्री हरप्पन सील्स विद सम राइटिंग साइंस, व्हाट गोज थ्रू योर माइंड। अगर बच्चों, तो ये इमेज देख करके आप अपने से भी रीड कीजिए, कुछ लिखिए। द लाइव्स ऑफ द एंशियंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड यूज्ड बाय हरप्पन्स। तो हरप्पन्स के द्वारा जो अनअर्थ खुद करके निकाला गया है। तो अ ब्रोंज मिरर, अ टेराकोटा पॉट बोथ फ्रॉम धोलावीरा, ये कुछ है, ये टेराकोटा पॉट है और ये एक मिरर का पार्ट है, तो ये दोनों धोलावीरा से मिले हैं। फ्यू स्टोन वेट, ये कुछ वजन करने के सामान, एंड ब्रोंज चिजल। ऑलराइट, सो दिस इज द चिजल, जिसे हम लोग कहते हैं छेनी, खुदाई करने के काम आता है कुछ ये।
and a game board. All right, it is a game board and it is a whistle. इस whistle को ये cultural and symbolic objects. So a statute of figure often called priest king. तो ये जो पिक्चर है ये बहुत सारी जीके के सवाल भी बनते हैं बच्चों कि ये पीछे किसका है। ये पिक्चर है प्रीस्ट किंग का, ठीक है, पंडितों के राजा का ऐसा माना जाता है। फिर ये एक स्वास्तिक का निशान का सील है, ये ठीक है, सील showing a स्वास्तिक, a seal depicting the three faced deity। और एक ये एक सील है जिसमें तीन मुखी देवता भी दिखाए गए हैं। Further, she is the dancing lady, ठीक है, the dancing girl। This object, this figurine has been obtained from Mohenjo-daro। A terracotta figurine, this image is of a terracotta toy, नमस्ते करते हुए। A design on a pot, और ये बर्तन पे, ठीक है, पॉट पे डिजाइन बना हुआ है। Seems to tell the story of the thirsty crow। तो ये जो डिजाइन बना हुआ है किसी thirsty crow का कहानी बताता है। Who finds a clever way to drink water at the bottom of the clay pot। तो आपने कहानी सुनी होगी प्यासे कौवे की कहानी, जो कि मटके में पत्थर डाल डाल के पानी को ऊपर ले आता है, तो उस कहानी को इस पॉट में डिपिक्ट किया गया है। ओके, आगे बच्चों, थिंक अबाउट इट। लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन पेजेस 100 एंड 101, ऊपर जो भी पेज है 100 एंड 101 पे, और एनी अदर पिक्चर इन दिस चैप्टर, कैन यू मेक आउट व्हाट एक्टिविटीज और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वर इंपॉर्टेंट फॉर द हरप्पन्स। तो आप अपने से डिसाइड कीजिए कि उस समय के लोग क्या करते होंगे, क्या रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे। फर्दर लेट्स एक्सप्लोर, कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए है कि कंप्लीट द स्टोरी फाउंड ऑन द लोथल पॉट। लोथल पॉट पे जो स्टोरी मिली है जो कौवे वाली थी उसको कंप्लीट कीजिए। हाउ वाज सच ए स्टोरी रिमेंबर्ड फॉर मोर देन 4000 इयर्स इन योर ओपिनियन। ये कहानी सोचिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 4000 इयर्स अगो है, तो ये कहानी प्यासे कौवे की कहानी अभी तक कैसे चल रही है। कंसीडर द डांसिंग गर्ल फिगरिन, ये जो ऊपर में डांसिंग गर्ल फिगरिन जो बना हुआ है। व्हाट डू यू मेक ऑफ द एटीट्यूड ऑफ फिगरिन एक्सप्रेसेस। तो उस फिगर को देख के आपको क्या लगता है। ऑब्जर्व हर बैंगल्स कवरिंग इन एन एंटायर आर्म, आप देख सकते हैं कि चूड़ी पहनी हुई है। तो इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए बच्चों। व्हाट कंक्लूजन शुड वी ड्रॉ फ्रॉम दिस, तो इतना बता दूं कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है उस इमेज को देख के। फर्दर, द एंड और अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है, अब एंड कहने का मतलब कि सिविलाइजेशन वो पूरा का पूरा सभ्यता कैसे खत्म हो गया, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े शहर बसे, लोग घर बना करके रह रहे थे, लोग खाना पका रहे थे, जानवर पाल रहे थे, इस तरीके के लोग रह रहे थे, तो सभ्यता कैसे खत्म हो गया। तो द एंड और अ न्यू बिगिनिंग, और उनके जाने के बाद जो नई सभ्यता बसी तो वो किस जगह बसनी शुरू हो गई, तो इस तरीके की चीजें। अराउंड 1900 BCE, तो ये 1 BCE से 1900 BCE पहले, दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट्स बिगन टू फॉल अपार्ट। ठीक है, तो जो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी, तो सारी उपलब्धियों के बावजूद भी ये टूटने लग गई। द सिटीज वर अबंडेंड वन बाय वन, जो शहर थे वहां पे वो एक एक करके खाली होने लग गए। इट इफ एनी इनहेबिटेंट्स रिमेन्ड, अगर वहां कोई रहने वाले बचे, दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट, तो वो पूरी तरीके से जो शहरों में रहते थे, तो वो भी अब पूरी तरीके से गांव वाले होने लग गए थे। इट appears that the earlier government और एडमिनिस्ट्रेशन no longer existed, और ऐसा लगता था कि जो भी वहां पे सरकार रहता था, प्रशासन काम करती थी, तो वो पूरी तरीके से उस सभ्यता से खत्म हो चुकी है। ग्रेजुअली द हरप्पन्स स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स, और ये लेकिन ये जो हरप्पन्स बटे जो भी बिखरे, सब सैकड़ों की तादाद में, ओके, स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स। अगर हजारों में नहीं बसेंगे तो 100 में, कम से कम 100 में तो वो लोग हुए ही होंगे अलग। थिंक अबाउट इट, कुछ सोचने के लिए, कि द हरप्पन्स रिमेंबर रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट्स बिकॉज द रूरल लाइफ स्टाइल गिव्स इजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर। तो जो हरप्पन्स थे वो गांव, ग्रामीण की तरह, ग्रामीण लोगों की तरफ वापस इसलिए जाने लग गए क्योंकि उन्हें आसानी से भोजन और पानी मिल जाता था। देन एन अर्बन लाइफ स्टाइल, ठीक है, अर्बन लाइफ स्टाइल के कंपेरिजन में आसानी से रूरल लाइफ स्टाइल में फूड एंड वाटर अवेलेबल थी। देन एज नाउ सिटीज डिपेंडेड ऑन विलेजेस टू प्रोवाइड फूड एंड समटाइम्स वाटर। तो अब क्या, देन एज नाउ, तब से शहर जो थे वो गांव पे ज्यादा निर्भर होने लग गए थे, क्योंकि अभी के समय में भी जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है जो रूरल एरियाज में ही। फर्दर, व्हाट कॉज्ड दिस डिक्लाइन, किस वजह से ये अंत हुआ। ठीक है, ये जो अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो बड़े बड़े सिटीज थे, तो वहां से लोग अलग अलग क्यों होने लग गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मेनी फैक्टर्स, तो जो इतिहासकार हैं वो लोग, उन लोगों ने बहुत सारे कारण बताए इसके। लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वारफेयर और इन्वेजन्स, ये भी हो सकता था कि और दूर दूर से जो देश के लोग आने लग गए, उन्होंने आक्रमण किया और खत्म कर दिया। मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज, उन्होंने शहर को अंत कर दिया। बट देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ वारफेयर और इन्वेजन, लेकिन ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कोई युद्ध हुआ है या किसी देश का आक्रमण हुआ है।
Indeed, the Harappans do not seem to have kept any army or weapons or war. ठीक है, तो हरप्पन्स के पास जो है कोई भी अपनी सेना नहीं थी और ना ही कोई ऐसा औजार था, कोई ऐसा हथियार था जिससे वो लोग लड़ाई कर सके। एज फार द एविडेंस गोज, जैसे जैसे अभी तक साक्ष्य मिलते गए, सबूत मिलते गए, इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, ये बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता थी। टू फैक्टर्स आर करेंटली अग्रीड अपॉन, दो कारण हैं जिसपे सब लोग अभी सहमत होते हैं। फर्स्ट, अ क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 बीसीई। एक तो कि मौसम में बहुत बड़ा बदलाव, जो 2200 बीसीई के बाद बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था, तो उसके कारण मतलब ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी होगी, तो लोग वहां से दूर दूर तक हटने लग गए होंगे जहाँ पे ठंड कम रहे। 2200 BCE onward, causing reduced rainfall, ओके, बारिश कम होने लग गई, एंड अ ड्रायर फेज, गर्मी बढ़ने लग गई, बारिश कम होने लग गई और सुखाड़ पड़ने लग गया। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस्ड फूड सप्लाई टू द सिटीज। अब इसके कारण जो भी वहाँ का जो विलेज एरियाज था, रूरल एरियाज था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम होने लग गया और उस प्रोडक्शन कम होने के से शहरों में सामान कम पहुंचने लग गया। सेकंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन सेंट्रल बेसिन, और जो जिस सरस्वती नदी पे जो लोग उस समय में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो सरस्वती नदी थी, तो वो भी सूख गई थी। सेंट्रल बेसिन खास करके जहाँ पे मेन सेंट्रल रीजन में वो बहा करती थी। सडनली सिटीज देयर सच एज कालीबंगन एंड बानावली वर अबेंडन्ड, अचानक ही, जिस तरीके का एविडेंस अभी मिला है, तो उस एविडेंस से ऐसे ही पता चलता है कि अचानक ही वो पूरा शहर खत्म हो गया था। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स, और भी कारण हो सकते हैं, बट दीज टू रिमाइंड अस ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट फॉर आवर वेलबींग। लेकिन इनसे ये जरूर पता चलता है कि हम लोग सबसे ज्यादा कितना ज्यादा क्लाइमेट पे यानी पर्यावरण पे निर्भर है, एंड द एनवायरमेंट फॉर आवर वेलबींग, और पर्यावरण पे भी, ठीक है, क्लाइमेट यानी मौसम पे और पर्यावरण पे भी निर्भर है अपने वेलबींग के लिए, भलाई के लिए, अच्छे के लिए। ऑल्दो द सिटीज डिसअपीयर्ड, जहां शहर गायब हो रहे थे, मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव्ड, तो जहां शहर गायब हो रहे थे वही हड़प्पन कल्चर और टेक्नोलॉजी जो तकनीक है वो बचे हुए भी थे, एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि आगे, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन कहा जा रहा है, और इंडस सिविलाइजेशन के आगे की भूमि को, ठीक है, हिंदू कहा जाने लग गया था। तो जो भी ट्रेवलर्स आए, जैसे जैसे भी लोग आए, तो उस तरीके से ये सब इंडियन सिविलाइजेशन में ट्रांसफर भी होते गया, विच वी विल एक्सप्लोर इन द फ्यूचर चैप्टर, जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में बच्चों आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो द इंडस हड़प्पन सिंधु सरस्वती civilization is one of the oldest civilization of the world. Its inhabitants Harappans created planned cities. This is the same repeat. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। किसी तरीके को कोई दिक्कत आया है कहीं पे, तो आप टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड जो चैप्टर था कि द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दिस इज द चैप्टर 6 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, सोशल साइंस बुक, क्लास 6। ओके, तो बच्चों, खत्म करने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।